सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद अब लग रहा है कि इंतखाबात की भरपूर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कम से कम मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि उनके कारकुन भी तैयारी करें इलेक्शंस की। अब लग रहा है कि इलेक्शन मोड में आहिस्ता पार्टियाँ जा रही हैं, लेकिन अभी तक एतराज़ात ये हैं कि क्या सबके लिए लेवल प्ले फील्ड मौजूद है। पीपल्स पार्टी के लोग अब भी इस पर एतराज़ करते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माशी महाज पर मुश्किलात बदस्तूर हैं। क्या इलेक्शन ही हल हैं और क्या इलेक्शन वाकई होंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में? अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तारीख का इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग नून की तो उनकी तैयारी ये है और उनके बयानात भी ये बताते हैं कि जी नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी या फरवरी में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पार्टीज़ के अब भी खदशात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब जा रही है तहरीक इंसाफ के साथ, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। तो नून लीग की तैयारी क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्शंस की भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, महमूद मौलवी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, और मुसलमान राना एहसान अफजल खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब लग रहा है कि बाकायदा अब मियां नवाज शरीफ साहब जलसों से खिताब करेंगे, पार्टी इंगेजमेंट्स करेंगे, लेकिन एक एतराज़ ये सामने आता है कि अभी तो पंजाब हुकूमत ने कहा था कि वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो जेल में रहें। लेकिन ये तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, जलसों में जाना, खिताब करना, मुख्तलिफ शहरों में घूमना, तो उनकी सेहत पर इससे कोई असरात तो नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन डेफिनेटली जब वो एक आज़ाद सूरत हाल में होंगे तो उनके डॉक्टर्स से जब वो मुतालिया करना चाहें वो मिल सकते हैं, अपनी मेडिसिन का जो है वो प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं। जेल में एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है, तो इंशाल्लाह वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए सेहत का। लेकिन एक कैप्टिविटी के अंदर और एक वो डिफरेंट माहौल होता है, वहाँ डिफरेंट सूरत हाल होती है। सही। अच्छा, और अब शेड्यूल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, किस तरह, क्या उसमें सिंध भी शामिल होगा और बलूचिस्तान भी जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे, या आगाज़ पंजाब से हो रहा है? अभी स्केड्यूल तो कोई फाइनल नहीं आया। आज एक अहम मीटिंग मियां साहब ने ली है, जो पार्टी की एक इंटरनल मीटिंग है। उसके अंदर पार्टी के टिकट्स का जो है मामलात, उसका बोर्ड कब बैठेगा और आगे जो जलसों का लाएअमल है उस पर भी डिस्कशन हुई है। लेकिन अभी कोई बयानिया जो है वो पार्टी का वो इस मीटिंग का बाहर नहीं आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब अनकरीब आने वाले दिनों के अंदर बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगी। स्केड्यूल भी आ जाएगा, वो जब फाइनलाइज होके आता है तो उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ। लेकिन ऑब्वियसली मियां साहब पूरे पाकिस्तान में हर ज़िले में, हर डिवीज़न में जो हैं वो जाएंगे और एक जो है कैंपेन भरपूर तरीके से पीएमएल अपनी जो है वो लॉन्च करेगी। सही। अच्छा, महमूद मौलवी साहब, अब जिस तरह नून लीग बिल्कुल कैंपेन को लॉन्च कर रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी आखिरकार जलसा कर ही लिया, लेकिन एक और चीज़ हम देख रहे हैं, जिस तरह सरवर खान साहब साबिक विफाकी वजीर भी अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसकी आपको मुबारकबाद। लेकिन जितने भी हम देख रहे हैं मुलजिमान हैं, मफरूर हैं, 9 मई के वाक़यात में जो मतलूब हैं, वो सब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्यों आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि जितने मफरूर और वो जो आ रहे हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो पीटीआई के एक्स जो है पार्टी मेंबर्स भी हैं और एमपीए और एमएनएज और मिनिस्टर्स रह चुके हैं। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो आईपीपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। आईपीपी इसलिए कि आईपीपी टेक्निकली जो बनी है पीटीआई के लोग जिन्होंने छोड़ा, जो खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे, उन्होंने बनाई है। और जब वो लोगों उन्होंने जो नई पार्टी बनाई है तो लोग वहीं ज्वाइन करेंगे। अब एतराज़ात तो मेरे ख्याल से हर एक आदमी कर सकता है और हर एक के हक़ है एतराज़ात करना, तो इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सर, यानी अंदरीब अब्बास साहिबा और उनके साथ ख़वातीन आती हैं, वो उस वक्त तक मतलूब होती हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। जिस तरह हमने देखा खदीजा शाह साहिबा, उसी गाड़ी में वो बाहर थी, लेकिन उसके बाद उनका हम नहीं देखते कोई केस हो। फ़रूख हबीब साहब का भी यह है कि वो इश्तिहारी तक थे, यानी पुलिस जो है उनके लिए छापे मारी थी, उनको गिरफ्तार की भी उनकी खबर आई, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कोई पुलिस नहीं आती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कुछ भी नहीं।
नहीं, देखें, ये जो केसेस उन पर बने, उन्होंने जमानतें ली हुई हैं और वो केसेस चलेंगे। लेकिन अब बहुत से केसेस जो होते हैं, जब जमानत हो जाती है तो बाकायदा हियरिंग होती है और तारीखें पड़ रही हैं और तारीखों पर जा रहे हैं। ठीक, तो सर क्या अगर जो कारकुन इस वक्त तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं, अगर वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो आपके दरवाजे उनके लिए भी खुले होंगे? देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सिवाय उन लोगों के जो कि ओपनली उन्होंने जाके जो इसको मैं कहूँगा इदारों को डैमेज किया है डायरेक्टली। आपके ख्याल है फरूख हबीब और अंदलीब साहब उनमें नहीं है? नहीं, देखिए, उनके डायरेक्टली तो नजर नहीं आ रहे ना, और अगर डायरेक्टली हैं तो वो अपने केसेस भुगतेंगे, जो सजा मिलेगी वो उनको होगी, अगर सजा होगी तो। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, जी, आमिर ज़िया साहब, आप कोई देख रहे हैं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अब जलसों से खिताब करेंगे, मीनार पाकिस्तान जो था वहाँ पर जलसे के बाद अब वो बाकायदा आगाज़ करें, बाकी पार्टीज़ को आप कहाँ देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी भी आएगी साथ, शामिल होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि आज जो है मुस्लिम लीग नून, अगर आप 2018 के इंतखाबात से मुवाजना करें तो यकीनन उसके पास बहुत ज़्यादा खुल के खेलने के मौके मौजूद हैं। और यकीनन ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि चले नवाज शरीफ साहब जो हैं, मतलब उम्र के उस हिस्से में कि वो उस तरह की कैंपेन नहीं कर सकते कि जो जब वो 40 बरस के थे या 50 बरस के थे, माशाल्लाह वो 72-73 साल उनकी उम्र हो गई है। और तो मेरे ख्याल में उनको उस तरह की मैं उम्मीद नहीं करता कि वो आपको मेहनत करते हुए नज़र आएंगे कि आप कहते हैं ना कि बहुत ही विल्ड किस्म के टूवर्ड्स हो रहे होंगे। लेकिन नून लीग उनको बड़ा कैलकुलेटेड अंदाज में बड़े जलसों में स्ट्रेटेजिक जगहों के ऊपर यकीनन, क्योंकि वही उनका मेन अट्रैक्शन है, तो आपको फाल नज़र आएंगे। और यहाँ भी समझ में आती है कि जी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि वो जो सख्ती होती है जलसे की, उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में नून लीग के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सहूलतें हैं, इतने वसाइल हैं कि वो चीज़ों को उनके लिए आरामदेह तरीके से इस कैंपेन को रन किया जा सकता है। तो वहाँ पे हमें तशवीश नहीं होनी चाहिए। और उसमें ज़ाहिर है कि एक बहुत ही सी चेंज आपको नज़र आएगा 2018 के मुकाबले में अब जो ये लोग कैंपेन करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है कि जिस तरह से हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब पे जो कानूनी उनके ऊपर बंदिशें थीं, जो उनके ऊपर केसेस थे, वो एक एक करके कोलैप्स कर गए हैं और मतलब उनको एक मिल रहा है, मतलब है फ्री हैंड मिल रहा है। और तो वहाँ पर फिर उनके लिए वो वाला चैलेंज कम से कम होता जा रहा है। और फिर अब यही चैलेंज होगा कि वो कैंपेन कैसे करते हैं। और जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि एक बहुत अरसे तक जो है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को, उनके ख़ानदान को पोर्ट्रे किया जाता रहा कि जी इन लोगों ने जो है बड़े पैमाने के ऊपर जो है करप्शन के केसेस हैं इनके ऊपर और सज़ा याफ्ता हैं और जनाब मफरूर भी हैं, तो उस अवामी परसेप्शन को कैसे तब्दील करेंगे। यानी कि जो नून लीग के चाहने वाले हैं वो तो ज़ाहिर उनके पीछे हैं ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्विंग वोट होता है। वो लोग होते हैं कि जो अभी तक कमिटेड नहीं होते, तो उनको उनके हवाले से अपने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उस पर परसेप्शन को चेंज करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और वो देखना है कि नून लीग किस तरह से मैनेज करती है। और जो उन्होंने फिर नारे दिए हैं कि जी फिर से, तो फिर से जो है वो ज़ाहिर है कि वो अपने माजी के अंदर जो मतलब है लोग उसको क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे पीपल्स पार्टी भी करेगी, PTI भी करेगी, IPP भी करेगी कि जो जिनको वो कहते हैं कि माशी कामयाबियाँ हैं, क्या वाकई माशी कामयाबियाँ हैं। तो ये भी एक डिबेट होगी, ये दूसरा चैलेंज होगा। लेकिन जो आपने दीगर पार्टीज़ की बात की, उसमें ज़ाहिर है PTI तो सब बिल्कुल एक ब्रोकन एरो है और मुझे नज़र नहीं आता कि वो कोई बहुत ही सस्टेन्ड कैंपेन कर सके चीज़ों के उस पैमाने पे जो उसके मद्दे मुकाबिल तंजीमें कर रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन पंजाब में गो कि उसका इतना वो नहीं है, पजीराई नहीं मिलती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन वो कोशिश करेंगे मोबिलाइज करने की साउथ में और दीगर जगहों पे। IPP का भी देखना है कि क्या जलवे दिखाते हैं कि मतलब है कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स। कल हमारे साथ प्रोग्राम में IPP के रहनुमा रोकड़ी साहब थे, तो राना एहसान साहब वो ये कह रहे थे पंजाब में हम टफ टाइम देंगे नून लीग को। आपकी नज़र में, आपके ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा मुस्लिम लीग नून के लिए? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद मियां नवाज शरीफ साहब का फोकस, ज़ाहिर मीटिंग्स होती हैं, उनका फोकस आपको कहाँ नज़र आ रहा है? महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो PDM का बैगेज है वो जो सब शामिल थे वो सबसे बड़ा बैगेज है कि अब वो किस तरह से कैंपेन करेंगे बाकी पार्टीज़ के हवाले से उनके खिलाफ, या तहरीक इंसाफ आपकी नज़र में बड़ा चैलेंज है? देखिए, इस वक्त जो अवाम का सबसे बड़ा चैलेंज है वही PMLN उसी को टेकअप करेगी और वही हमारा इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मेन एरिया होगा। उसमें महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, मईशत को जो जिस चीज़ में वो फंसी हुई है उससे निकालना है।
और मैं समझता हूं कि देखें हमारे पास एक बड़ा अच्छा बयानिया है, चाहे वो पिछले 16 माह हो, इन 16 माह में भी हमने सख्त फैसले किए, IMF के मुआहदे को बहाल रखा तो आज थोड़ी बहुत जो बेहतरी आप देख रहे हैं जो केयर टेकर सेटअप कर रही है वो सिर्फ तभी मुमकिन हुई है कि IMF का मुआहदा इस वक्त जो है इंटैक्ट है और वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ और उसके बाद देखें मियाँ साहब की एक तारीख है और उसके अंदर उन्होंने उस तारीख के अंदर परफॉर्म किया है और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस मुल्क के अंदर उसके अंदर उनका जो है एक कह लें झलक नज़र आती है मियाँ नवाज शरीफ की, चाहे वो आपके बिजली के प्रोजेक्ट्स हों, गवादर पोर्ट हो, LNG के टर्मिनल्स हों, इस मुल्क के अंदर पंजाब के अंदर तालीमी इदारे हों, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तो बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए। मुल्क से में दहशतगर्दी का खात्मा हो, मईशत की एक अच्छी ग्रोथ हो, टैक्स कलेक्शन दुगनी हो, तो मैं समझता हूं कि PMLN के लिए कोई मसला नहीं है कि हम एक अच्छे बयानिए के साथ और उस चीज के साथ कि मुल्क को हमने अब इस मुश्किल से कैसे निकालना है, तो इनके साथ हम मैदान में उतरेंगे। जहां तक बात है कि IPP, देखें IPP एक नई जमात है, अभी ना उनकी कोई वो अभी नई जमात है, ग्रास रूट लेवल तक कितनी गहरी उनकी पहुंच है, तो ये तो अभी वक्त बताएगा। मैं नहीं समझता एक नई जमात फौरन जो बनी हो वो एकदम से बहुत कोई अच्छे इलेक्टोरल रिजल्ट्स जो है वो ला सकती है। अब PMLN है, उसकी प्रोफेशनल विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, MSF है और कोई 8-9 विंग्स ही हैं जो कि जिनकी तंजीमें मुकम्मल हैं ग्रास रूट लेवल पे, CC लेवल के ऊपर, वार्ड लेवल के ऊपर। तो एक नई जमात के लिए फौरन मुतहरिक होना और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बड़े नाम हैं, वो बड़े नाम कितने असरअंदाज होते हैं, कितने वोट गैदर कर सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है जो वक्त के साथ पता चलेगा कि कितने वो कामयाब होते हैं। पार्टी लेवल पे क्या लोग IPP को जो है वो लुकअप करते हैं, ये मैं इस पे ज्यादा मैं नहीं समझता कि अभी कोई बड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि IPP क्या है। जहां तक PTI की बात है, देखें PTI जो है वो उसके पास रास्ता था, जमहूरी रास्ता मौजूद था, वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करती, KPK की हुकूमत चलाती, पंजाब की हुकूमत चलाती, उसने नहीं ये रास्ता नहीं अपनाया, उसने तसादुम किया, रियासत के साथ वो लड़े और 9 मई का वाकया हुआ, आज वो अपने अमाल भुगत रही है, तितर बितर है। तो वो तो मैं नहीं समझता कि बहुत हमारे साथ कोई मद्दे मुकाबल होगी या उसका कोई बड़ा चैलेंज होगा PMLN को। तो मैं समझता हूँ PMLN के लिए काफी हद तक आप बल्ले का इंतखाबी निशान देख रहे हैं। जी, मुझे तो अभी तक तो यही, अगर जनवरी में इलेक्शन है, 28 जनवरी को इलेक्शन होते हैं, तो अभी तक तो बल्ले का निशान मौजूद है और अगर अदालत से उनको रद्द नहीं किया जाता तो फिर वो मौजूद रहेगा। सही है। महमूद मौलवी साहब, IPP का जिस तरह आप सुन रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं कि वो अभी कोई इतना ग्राउंड लेवल पर कोई भी नहीं, यानी जिस तरह एक नून लीग है, दहाइयों से है, उनके मुख्तलिफ विंग्स हैं, आपका तो सिर्फ PTI विंग है, उसका एक विंग टूट के आपके साथ आकर लग गया बस। जो लोग हमारे साथ आए उनके पास भी जो है ना ग्रास रूट लेवल तक लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑब्वियसली हमारे पास वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि PMLN के पास है, मगर हमारे पास भी ग्रास रूट लेवल तक जो लोग आए। देखिए, जो MNA होता है, MPA होता है उस इलाके का, वो अपनी पूरी तंजीम जो है ग्रास रूट लेवल तक बनाता है और इंशाल्लाह देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इलेक्शन जो है ना जो है वो वक्त ही बताएगा इलेक्शन का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारी कोशिश पूरी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद है कि हम काफ़ी सीटें निकालेंगे, स्पेशली पंजाब में। जी, लेकिन सर वो क्या अब बयानिया क्या होगा, क्योंकि आपके जो मेन लोग हैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ये तो अभी नून लीग के साथ रहे जब तक गवर्नमेंट थी, फुल सपोर्ट थी, इलेक्शंस भी मिलके लड़े, और बाकी लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आए हुए हैं, ये लोग भी तहरीक इंसाफ से आए हुए हैं, आप भी तहरीक इंसाफ से आए हुए हैं। तो बयानिया क्या होगा कि तहरीक इंसाफ हमने छोड़ी है क्योंकि उन्होंने 9 मई कर दिया, और वैसे नून लीग की हम सपोर्ट करते रहे लेकिन उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया। नहीं, देखें हमारा तो देखें, एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि महंगाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम हमारे जो मंशूर है उसमें हम बिजली की बात कर रहे हैं, और मेन चीज़ ये है कि जो PTI के वोटर्स हैं, देखिए वो भी हमें वोट इसलिए देंगे कि हमारा मेन इशू क्या है। मेन इशू ये है कि हम फौज के साथ चल रहे हैं, हम फौज के अगेंस्ट नहीं है। और PTI में जो इस वक्त जो बचे कुचे हैं
वो जो है टेक्निकली फौज के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं ना। देखिए इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या था, ये पार्टी जो है तितर बितर हुई क्यों, उसकी वजह ये है कि फौज के ऊपर दस्ते गिरेबान हो गए। और हम जिन्होंने छोड़ा है वो उस वक्त भी कहते हैं कि खुदारा फौज से जो है लड़ने की कोशिश ना करें, और फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसको डैमेज अगर हम करेंगे तो हम मुल्क से दुश्मनी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव है। आप क्या समझते हैं? देखें लोग जो है बड़े मौलवी साहब ये जो आप फरमा रहे हैं फौज के साथ, वो तो सारी पार्टीज कह रही हैं। वो तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी कहते रहे कि जी मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ। अब नून लीग, जहाँ तक महंगाई और बिजली की बात है, वो तो नून लीग भी, अभी आपने सुन लिया, राना साहब भी कह रहे हैं कि हमारा मेन कोई और नहीं है मसला, जो फोकस हमारा होगा। जी जी जी, आपने जो कहा ना, देखिए नून लीग भी करेगी, पीपल्स पार्टी भी करेगी। देखिए और है ही क्या, देखिए मेन चीज़ें अवाम को चाहिए क्या? अवाम को रिलीफ चाहिए और मुल्क को जो है अपने इश्यूज जो है मेजर इश्यूज सॉल्व करना है। अवाम हर इतने सालों से हम इलेक्शन कर रहे हैं, रिलीफ ही मांग रहे हैं ना। बदकिस्मती से रिलीफ मिली कहाँ है अवाम को? देखिए ना, जब भी इलेक्शन होता है हम कहते हैं कि जी जो भी पार्टी आती है कि हम ये रिलीफ देंगे, ये रिलीफ देंगे, अल्टीमेटली वो रिलीफ मिल नहीं रही है। आज देखें ना, ये इंटीरियम गवर्नमेंट जो है इसने ज्यादा रिलीफ दिया है महंगाई के ऊपर बनिस्बत पिछली 18 माह की गवर्नमेंट ने। आज देखें, आज आटा जो है 125 रुपए किलो बिक रहा है दुकानों में, आज चीनी 130 रुपए है, सब्जी जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो रहा है, दूध 200 रुपए। कराची में जो साहब जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आप ये देखें जो कमिश्नर को कंटिन्यू ना करवा दें फिर, अगरचे गैस महंगी हुई है सर, चले बिजली भी बहुत महंगी हुई है, लेकिन फिर भी आप फरमा रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये केयर टेकर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्हीं से करवा लेते हैं फिर। देखिए ये केयर टेकर, देखें एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं से करवा लें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती रहेंगी आपस में और ये नतीजा निकलना है कि इलेक्शन के बाद फिर वही धरने और फिर वो रिजल्ट्स नहीं मानना है, तो फिर तो मेरे ख्याल से, मैं अगर अपनी पर्सनल व्यू में कहूँगा, तो फिर हम इलेक्शन में जा क्यों रहे? ठीक, अगर हमें यही चीज़ें करनी है। देखिए हम पॉलिटिकली सबको मिलकर ये बात करना पड़ेगी कि जो भी इलेक्शन जीतेगा, चाहे PMLN जीते, चाहे पीपल्स पार्टी जीते, चाहे कोई भी पार्टी जीते, बट ये नहीं होगा कि हम फिर वही धरने देंगे, हम फिर वही रोड पे आएंगे, हम नहीं मानेंगे। तो फिर आप मुझे बताएं ना, ये मुल्क को हम कहाँ लेके जाएंगे? अवाम को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक है आमिर ज़ैद साहब, अब ये खबर आ रही है कि खालिद मुकुल सिद्दीकी साहब ने इतराफ़ भी किया है कि शहबाज शरीफ साहब से राब्ते हुए हैं, यानी नून लीग और MQM, हत्ता कि GDA के लेवल पर भी, और मौलाना फजल रहमान साहब, ये सब पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में शायद इकट्ठे इलेक्शन लड़ते नजर आए। तो आपको लगता है कि इसके बाद एक मजबूत फोर्स बनेगी और शायद IPP भी फिर साथ आ जाए, क्योंकि माजी करीब में तो रहे इकट्ठे? ये मैं पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है, जब पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए उन्होंने नून लीग के साथ या दीगर जमातों के साथ कोशिश की किसी किस्म के एडजस्टमेंट करने की, या कहते हैं ना कि अपने सियासी जो वो है दोस्तियाँ बढ़ाने की। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो कम अज़ कम देही सिंध है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है, और उसमें अब जब गोडकी के महर भी शामिल उसमें हो गए, तो वो जितने भी बड़े जागीरदार इलेक्टेबल्स हैं वो पीपल्स पार्टी की जेब में हैं। तो अगर हम दीगर जमातों से मुआवजा करते हैं तो पीपल्स पार्टी कम अज़ कम अपनी होम टर्फ पे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है। अच्छा, अब इसको काउंटर करने के लिए माजी में GDA का अलायंस बना, और हमने देखा कि वो रूलर सिंध में उनको डेंट नहीं कर सका पीपल्स पार्टी के। उसको एक मरतबा फिर उस तरह की कोशिश होगी कि आपको नज़र आएगा कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अब JUIF को कोशिश की जा रही है, उसमें नून लीग अगर आ भी जाती तो नून लीग का कोई असर व रसूख नहीं है सिंध की सियासत में, बहुत ही नॉमिनल किस्म का है। शहरी सिंध के 1-2 हल्कों में हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हमेशा उसने अपने आप को दूर रखा है सिंध की सियासत से। अब वो पता नहीं एक कॉन्शियस डिसीजन था उनका, क्योंकि उनके यहाँ के कराची के लोगों से बात करें तो उनको शिकायत ये होती कि जी लगता है ये कि हमारी जो पार्टी है या क़यादत है वो सिंध में काम करने में दिलचस्पी नहीं रखती। तो ये इतराज़ात उनकी पार्टी के लोगों को जो सिंध में वो है, तो नून लीग के साथ अगर कर भी लेते तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि इलेक्शन के बाद जो है कोई अगर हुकूमत साजी के अंदर नून लीग की फ़र्ज़ करें कि हंग पार्लियामेंट आती है या उस तरह की, मतलब है कि एक डिसाइसिव किस्म की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आती, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर छोटी जमातों की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो उनके साथ मखलूत हुकूमत में शामिल हों।
और ये तो कोई मतलब है, आप इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि हो सकता है पीपल्स पार्टी भी अपने तमाम तर इतराज़ात भुलाकर दोबारा एक कोई PDM किस्म की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर आ जाए। लेकिन गो कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये होगी कि क्लियर कट मेजॉरिटी उनको मिले, लेकिन क्या सिर्फ पंजाब के बल पे इलेक्शन लड़कर वो कर पाएंगे कारनामा, ये एक बड़ा एक सवाल है, क्योंकि वहाँ पर उनको चैलेंजेस तो हैं और उनके पास ये भी चैलेंज है कि PTI ठीक है ब्रोकन है, लेकिन है PTI इज़ डाउन बट नॉट आउट, ठीक है, IPP है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फिर ये खर्चा होता है कि जी नेगेटिव वोटिंग के जो उनके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं उनको जो है वो वोटिंग की जाए। तो ये तमाम इम्कानात हैं, क्योंकि नून लीग सिंध में नहीं है, KP में बहुत नॉमिनल प्रेजेंस है उनकी, बलूचिस्तान में नहीं है, तो उनका जो भी उनको मार्का लड़ना और जीतना है वो पंजाब होगा। और पंजाब में मैं नहीं समझता कि इतनी उनको एक कहते हैं ना कि स्मूथ टर्फ मिलेगी जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी को मिल रही है। यहाँ पे पंजाब में फिर भी कांटे का मुकाबला है और पीपल्स पार्टी डिस्पाइट, हालांकि उस पर बहुत तनकीद होती है, पुअर गवर्नेंस है उनकी जी, उन पे करप्शन के एलिगेशन बहुत लगाए जाते हैं, तमाम कुछ के बावजूद जो है उन्होंने इस तरह से ताश के पत्तों को सजा के रखा हुआ है कि उनको मैं नहीं समझता कि कोई आसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। राणा साहब, माजी में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बने हैं, इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं, क्या वजूहात हैं और क्या आप इस इत्तेहाद से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? क्योंकि बात बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी तो कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पार्टी क्या सोच रही है? GDA, MQM, फजलुर रहमान साहब सब मिलकर सिंध में इलेक्शन लड़ने की जो बात हो रही है। देखिए, PMLN भी जो है वो अभी मियाँ साहब जो हैं आए हैं, वो भी प्लान करती है कि वो दीगर लीडर से जो मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं और उनके पास एक अच्छी वहाँ मेजॉरिटी है, उनसे मुलाकातें करें। हमारे पास भी कराची में एक अच्छा वोट बैंक मौजूद है, तो इस चीज़ के ऊपर PMLN भी जो है आगे आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुख्तलिफ जमातों को रीच आउट करेगी और हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है सिलेक्शन में बिल्कुल अलायंसेस की मुमकिनात हैं, KP में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं और सिंध में भी हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी इलेक्शन कैंपेन को ऐसे स्ट्रैटेजाइज करें कि PMLN एक चारों सूबों से उभर के आए। तो ये तो चीज़ें आने वाले हफ्तों में बिल्कुल एक तेज़ी पकड़ेंगी, क्योंकि अभी तो एक इंदिया दिया गया है कि 28 जनवरी इलेक्शन की डेट है, लेकिन जब ये चीज़ें फाइनलाइज होती हैं तो मैं समझता हूँ ये सारी मूवमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। सही। मुझे ब्रेक का चूँकि कहा जा रहा है, महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, अपना निकाला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राना एहसान साहब भी हमारे साथ हैं, आमिर ज़ियाद साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर मईशत हमारे साथ होंगे, जनाब खाकान नजीब साहब। और जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं और जिस तरह अभी तक महंगाई हमें उस तरह कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही, इसके बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अलायंसेस की कि किस तरह आगे साथ चला जाएगा। सिंध में नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून बात कर रही है MQM से और हो सकता है कि GDA के साथ भी इत्तेहाद हो, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हों, यानी सारी जमातें मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ में सिंध में इकट्ठी नजर आएंगी। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो एक अलग से जमात खड़ी होगी। राना साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि बिल्कुल इस पर सोचा जा सकता है, अलायंसेस हो सकते हैं, बाकी सूबों में भी हो सकते हैं, लेकिन IPP के साथ क्यों नहीं? अगर इलेक्शन इकट्ठे लड़े थे पंजाब में, जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे जुलाई में, तो तब तो अलीम खान साहब भी, जहांगीर तरीन ग्रुप सब साथ थे, तो अब क्यों नहीं सर? उनको एडजस्ट नहीं आप कर पाए, इसलिए उनको अलग जमात बनानी पड़ गई? ये देखिए, एक बेसिक वजह ये है कि पंजाब जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का, और हमारे पास पहले ही हलकों में कैंडिडेट्स मौजूद हैं, तो हम अपने कैंडिडेट्स को नज़रअंदाज करके किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करें एक लार्ज स्केल के ऊपर, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, पार्टी ने अपने हर एंगल से सोचना होता है। जो हमारे साथ हमारे वर्कर्स, हमारे साथी जो 10-10, 20-20 सालों से चल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करके हम एक और जमात को तरजीह दें, तो ये एक आपको देखना है कि अगली जमात आपको क्या दे रही है और आप अगली जमात को क्या दे रहे हैं, कहाँ आपको बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। तो बिल्कुल जहां हमारे एक सिंध में हमारा वोट बैंक है, मौजूद है, कराची में मौजूद है, बेशक अगर वो उस मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन वो मौजूद है, तो वहां आप कुछ सीटों के ऊपर जो है वो अलायंसेस क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए भी फायदा है और हमें भी फायदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि IPP मोस्टली जो पंजाब में है, वहाँ इतने लोगों को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये एक मेजर वजह है कि वहाँ उनके साथ जो है
कोई अलायंस अभी तक कोई बड़े लेवल पे नहीं हो सकती। ठीक है, खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे मैशत है। खाकान साहब, गैस की कीमतें भी अब बढ़ गई हैं, क्या अब ये तमाम शराइत पूरी हो गई हैं IMF की? क्योंकि सियासत पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर असल चीज़ जो चल रही है मुल्क में या मुल्क को चला रही है पूरी दुनिया में, वो मईशत ही होती है, और मईशत का बराह रास्त असर जो है वो सियासत पर पड़ता है। तो अभी अब जिस तरह गैस महंगी हो गई, बिजली हमने पहले मरले पर देखा था वो भी कर दी गई, तो अब IMF के प्रॉपर प्रोग्राम में जाने के लिए अभी जो अगले हमें किस्त मिलनी है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, उसके लिए हम शराइत पूरी कर चुके हैं सर? तो उसामा, आई थिंक कि ये तो सबको याद रखना चाहिए कि IMF से इनहराफ नहीं है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है ये पाकिस्तान का 9 माह का है, $3 अरब का है। इसकी पहली के 720 मिलियन डॉलर की यानी कि जो ओरिजिनल थी 1 बिलियन की, उसके बाद अब हमें इसका रिव्यू कंप्लीट कराना है। ये 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस्ड है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ें तो उसमें बारहा कहा गया है कि जो ओगरा की डिटरमेंट प्राइसेस हैं वो पास थ्रू की जाएंगी। वो 1 जुलाई को करनी थी, चले कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिले हुआ है उसमें, पर वो कर दिया गया है। ये याद रखिए कि ये तो एक जुज़ है एनर्जी सेक्टर जो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का मालियाती खसारा यानी कि फिजिकल जो साइड है, पाकिस्तान की मॉनेटरी साइड और पाकिस्तान की एक्सटर्नल साइड, इसके सब के इंडिकेटिव टारगेट्स, क्वार्टरली बेंचमार्क्स, ये 30 सितंबर के सब डिस्कस होंगे जब 2 नवंबर ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में मिशन आएगा। पर उसामा, मिशन का टाइमली आ जाना ही इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो कंफर्ट लेवल है वो इनिशियली इतना बुरा नहीं है और लार्जली जो टारगेट्स हैं वो मीट हो रहे हैं। पर हैविंग सेड दैट, याद रखिए कि रिस्क्स पाकिस्तान के अभी भी ऑन दी अपसाइड हैं। रिजर्व्स $7.5 अरब से नीचे हैं, डिस्पाइट इसके कि हम फंड के प्रोग्राम में हैं। एक्सटर्नल का चैलेंज अभी भी है। जब मैं फिजिकल के भी नंबर्स में डिटेल में जाता हूँ सामा, तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ नंबर्स अभी भी मुझे अनकंफर्टेबल कर देते हैं, और वो नंबर्स बखूबी फंड की टीम समझ जाएगी बड़ी क्विकली और आपसे आने वाले दिनों में एडजस्टमेंट्स मांगेगी। सो ये भी उम्मीद रखिए कि पाकिस्तान कर लेगा ये काम, बट आने वाले दिनों की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इवन 9400 अरब का जो टारगेट FBR का है वो अब अपहिल इसलिए दिखाई दे रहा है कि दो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है पहले क्वार्टर की, पर अब आपको 33% ग्रोथ चाहिए अगले 9 माह की। दैट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर में ओवररन्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 600 अरब हमने प्रोविंसेस से सरप्लस लेना है। सो ये एक बड़ा ही मेहनत तलब काम है। ये काम बहुत एक्सपर्टीज मांगता है, ये काम डे टू डे मैनेजमेंट मांगता है। आई रियली होप कि हम ये कर पाएंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकें मार्च अप्रैल तक। अच्छा खाकान साहब, दूसरे मेहमानों की तरफ जाने से पहले ये बताइए कि इलेक्शन के बारे में क्या IMF कुछ सोच होती है इनकी कि अगर इलेक्शन कुछ डिले होते हैं तो IMF उन नेगोशिएशन में उन चीज़ों को लाता है या उससे कोई कंसर्न नहीं होता IMF को? देखिए, इस वक्त बड़ा क्लियर ये बात है कि जो इस वक्त का 9 माह का अरेंजमेंट था, ये IMF ने, दे डोंट टेल यू कि इलेक्शंस कब होने हैं, पर आपने ही चूंकि एक उनके सामने ये चीज़ रखी कि इलेक्शंस आर लाइकली टू बी हेल्ड विद इन दीज 9 months सम टाइम, और एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा। तो ये उन्होंने आपको 9 माह का एक प्रोग्राम दिया, बल्कि 3 साल के प्रोग्राम में आप नहीं गए, ताकि आप ये जो इस वक्त का आपके चैलेंजेस हैं, IMF एज अ डॉक्टर आपको उसकी तशखीस करते हुए ये 9 माह गुजार दे। आपका एक्सटर्नल बहुत डिफ़िकल्टी में था जब ये प्रोग्राम हुआ था, आपके रिजर्व्स $3 अरब से नीचे चले गए थे। सो एक उम्मीद ये है कि जो आने वाला साल है, जो FY24 आएगा, उसके लिए पाकिस्तान का एक नया प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, अभी आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में है, जो 3 साल प्रोग्राम मुहित होगा, उसकी बातचीत होगी, और वो फिर एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जो कि 3 साल मौजूद होगी, एक इलेक्शन साइकिल में होगी, तो वो उसको लेके चलेगी। सो इस तरह से तो वो ज़रूर देखेंगे कि मार्च से फिर ट्रांजिशन कैसे करना है, और हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है। पाकिस्तान की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट आज भी 23-24 अरब डॉलर प्लस अ करंट अकाउंट ऑफ 4-5 अरब डॉलर की है। हमारे इस चीज़ को कंफर्टेबली हमें लेकर चलना है कि कहीं भी हमारी कोई डिस्टॉर्शन ना आए। अच्छा आमिर ज़िया साहब,
बिजली भी महंगी होगी, गैस ज़ाहिर है IMF की शराइत है, हम उसमें चले गए, सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं जी तहरीक इंसाफ का दौर इस तरह का था कि फिर वो 16 महीने हमें इस तरह के फैसले करने पड़े। जबकि निगरान सेटअप आया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त ये कहा गया, वज़ीर तवानाई साहब ने भी ये कहा कि जी ये बिजली तो पीछे महंगी होनी थी, वो उन्होंने की नहीं, हमें एडजस्ट करनी पड़ रही है, गैस का भी ये सब, तो एक दूसरे पर सब इल्ज़ामात लगाते हैं। लेकिन अब जितनी महंगाई होगी सर, आप भी मिलते होंगे लोगों से, जाहिर है आपका बैकग्राउंड भी इसका इकोनॉमी का, तो जो कारोबारी तबका है, आम आदमी तो हम देख ही रहे हैं बेचारा सफ़र करता है, लेकिन एक कारोबार तिजारत वो मुल्क को चला रही होती है, वहाँ से हम रोज़गार जनरेट होते देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी महंगाई के बाद कारोबारी तबका क्या कहता है जब आपसे मिलते हैं कि हम कंपैटिबल रहेंगे, हम एक्सपोर्ट मार्केट में मुकाबला कर सकेंगे, जनरेट कर सकेंगे वसाइल रोज़गार के लिए इस बिजली गैस इतनी महंगी करने के बाद? कि बड़ी टफ चॉइसेस हैं कि वो कहते हैं ना कि न जाए रफ्तन ना पाए मानदन वाला इस वक्त पाकिस्तान के साथ हिसाब है कि अगर आप इस तरह की इस्लाहात नहीं करते। देखिए ना, अब गैस की कीमतें जो थी हमारे यहाँ, हम लोग जो लोकल गैस फ़रोख्त कर रहे थे वो $6.5 की हुआ करती थी, इंपोर्टेड गैस $14 की हुआ करती थी। हमारे यहाँ डिस्पैरिटी थी कि सिंध में जो है वो अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ग़ालिबन $4 की बेच रहे हैं तो पंजाब में $12 की थी वो, ठीक है ना। तो आपका कुछ रिफॉर्म्स आपको करने थे और वो अगर IMF प्रोग्राम ना भी होता तब भी करने थे, क्योंकि हमारा जो है कहते हैं ना कि एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट वो इसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, खुदा आपका भला करे। गैस सेक्टर के अंदर भी आई थिंक $1.5 ट्रिलियन का जो है वो जून 23 तक के फिगर हैं, जून 30 2023 तक के, इनके लास्ट फिगर, और मज़ीद बढ़ गया होगा। तो एक तो जब कीमतों में इजाफा हुआ उससे वो एक्यूमुलेशन ऑफ डेट जो है वो रुक जाएगा। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि यकीनन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारी बढ़ेगी और उसके अंदर जो है हाउस होल्ड के अंदर जो है एक परेशानी होगी। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम लोग गैस देते हैं घरों में, चाहे वो इम्पोर्टेड गैस हो, वो तो खैर पावर जनरेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन जो मकामी गैस है जिसके ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं, तो वो हमारी उसकी एफिशिएंसी जो है वो 40% है, कहीं पे 45% है, हाउस होल्ड में लेस देन 40% है, कैप्टिव पावर प्लांट्स में देते हैं उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो हमें एक ब्रॉड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको टफ डिसीजन है। मुझे जो हैरत होती है कि जब मैं IPP के दोस्तों को सुनता हूँ, हत्ता कि नून लीग के वो कहते हैं जी महंगाई कम कर देंगे, हम फला काम कर देंगे, तो मुझे नज़र नहीं आता कि जो दावे कर रहे हैं इसके लिए इनके पास फिस्कल स्पेस होगी। क्योंकि पाकिस्तान की कोई, क्योंकि ये लफ्ज़ हमें खुरच के निकाल देना चाहिए कि हुकूमत कोई रिलीफ दे सकेगी। हुकूमत के पास वो कहते हैं ना कि जगह ही नहीं है कि वो किसी को रिलीफ दे। तो अभी मज़ीद टफ दिन है, मज़ीद सख्त दिन आएंगे और हमारी सियासी जमातों को तैयार करना चाहिए कि जब आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाएंगे, जैसे कि अभी नजीब साहब कह रहे थे, खाकान साहब, तो उसमें तो मज़ीद आपकी शराइत होंगी और वो रिफॉर्म का प्रोसेस उसी तरह जारी और सारी रहेगा। एक आखिरी बात ये कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो जाए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सेंटीमेंट अच्छा हो जाए, महाज़ाराई में कमी आ जाए, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में असर डालेगी हमारी मईशत के ऊपर। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग रुके हुए हैं, परेशान हैं। जी सही। राना साहब, राना एहसान साहब, चूँकि जो नून लीग की इकनॉमिक टीम है उसमें आप शामिल हैं, मैं देखता हूँ आपकी इकॉनमी पर भी माशाल्लाह गहरी नज़र है। तो अगर हम पीछे देखते हैं IMF का प्रोग्राम, तो सर वो तो नून लीग की वजह से डिले हुआ है। इसाक डार साहब कहते रहे कि आई डोंट केयर, मैं कोई और देख लूँगा, लेकिन फिर आखिर में जाते जाते आप देख लीजिए, अभी खाकान साहब भी फरमा रहे थे कि जी $3 अरब तक रिजर्व रह गए। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाकर बात की IMF से कि जी नहीं, बिल्कुल हम कमिटमेंट करेंगे, आप आएँ, और वो सब कुछ हुआ। तो अब तो फिर इसाक डार साहब ही हैं सर, आगे भी अगर आपको हुकूमत मिलती है वज़ीर ख़जाना, तो नवाज शरीफ साहब की ही टीम आएगी और वही टीम पहले रही और उससे हम नहीं देख सके कोई टर्न अराउंड हो सका। अब किस तरह से कर लेंगे? नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं खजाना को चलाना, वो तो इसाक डार साहब नहीं चलाना है। नहीं, देखें, इसमें फ्लड्स आ गए थे और उससे $30 अरब का मीशत को नुकसान हुआ था। तो दार साहब ने कोशिश की कि कोई हमें IMF से रिलीफ उस वक्त मिल जाती, नहीं मिली। तो फरवरी तक दार साहब के ही मुताबिक हम तैयार थे कि हमने तकरीबन सारी शराइत IMF की जो हैं वो मुकम्मल कर ली थी और वो मुआहदा तब हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर क्रेडिट लूँगा कि देखें, हम तो जाते हुए भी, ये वाहिद हुकूमत होगी पाकिस्तान की तारीख में जो जाते हुए भी बिजली की प्राइसिंग को बढ़ा गई, पेट्रोल की प्राइसिंग को बढ़ा गई, और जहां मुश्किल फैसले थे वो लेके गई और IMF के मुआहदे को इंटैक्ट छोड़ के गई, जिसका फायदा फिर केयर टेकर सेटअप में नजर आया कि क्योंकि IMF का मुआहदा इंटैक्ट था, एक कंटिन्यूटी थी,
तो उनको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका अगर आप मौजना करें, जब हमें हुकूमत मिली तो IMF का मुआहदा इंटैक्ट था। PTI ने जनवरी में अपना मेरे ख्याल से रिव्यू मुकम्मल करा दिया था, लेकिन जाते हुए वो बिजली सस्ती कर गए, पेट्रोल सस्ता कर गए, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर गए और IMF का मुआहदा रद्द कर गए। तो हमें जो आते ही एक जो कह लें चैलेंज फेस करना पड़ा या डीवैल्यूएशन हुई, वो आपके जो एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो चैलेंजेस बन गए उन हरकतों की वजह से जो PTI करके गई, वो फिर उसका खुमियाजा सबने भुगता। लेकिन जब हम छोड़ के गए तो आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए जिससे डॉलर की कीमत कम हुई और रुपया स्ट्रेंथन हुआ। कोई आपको बेहतरी नजर आई? तो आगे का रास्ता मैं एग्री करता हूं खाकान साहब से। डॉक्टर साहब ने ठीक फरमाया कि हमें मुमकिना तौर पे एक नए प्रोग्राम में जाना है, और अगर कोई क्रेडिट ले सकता है कि IMF का प्रोग्राम किसी ने मुकम्मल किया पाकिस्तान की तारीख में, तो वो PMLN ने किया 13-16 के अंदर उस टेन्योर में। तो मैं समझता हूं कि ये अब बड़ी क्लैरिटी है। एक तब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल था जो हमारी 16 माह की हुकूमत थी, यानी कि एक मुसलसल चैलेंज आ रहा था कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा था। तो ये मैं समझता हूँ पोलराइजेशन, बिल्कुल ज़िया साहब ठीक कह रहे हैं, पोलराइजेशन को हमें कम करना है। मुल्की एजेंडे के ऊपर जहां मुल्क को एक फैसला करना है, अगर हम उसको भी मुतनाज़ा कर दें, उन फैसलों को भी मुतनाज़ा कर दें जो सब समझते हैं कि लेने वाले हैं, लेकिन सिर्फ सियासत करनी है, दूसरे को गिराना है, तो ये सियासत अब आगे उसकी स्पेस ही नहीं मौजूद, क्योंकि आपके पास, अब मैं एग्री करता हूं, गुंजाइश नहीं है। अब आपके पास गलत फैसले करने की या वक्त ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं है। जी अच्छा खाकान साहब, जिस तरह अभी आपने सुना राना एहसान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी बात की जाती है कि 2013 और 18 में एक्सपोर्ट्स इसहाक डार साहब के दौर में काफ़ी हमने नीचे जाती देखी। फिर इसहाक डार साहब के बाद जब वज़ीर आज़म बनते हैं नवाज शरीफ साहब के बाद शाहिद खान अब्बासी, तो उस वक्त हम देखते हैं दोबारा फिर वही डॉलर भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है, चीज़ें हम डिफरेंट देखते हैं। यानी कोई हम तसलसल नहीं देखते, एकदम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। कहा गया जी CPEC से डॉलर आ रहे थे, उसकी वजह से हमने डॉलर स्टेबल देख लिया। तो जो आप हमेशा कहते हैं कि जी एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान में? क्योंकि जब महंगाई मार्च करके एक हुकूमत दी जाती है PDM की, लेकिन उसके बाद फिर वो खुद कहते हैं आकर जी हमें रियासत जानी पड़ी, हमें तो पता ही नहीं था ये हाल है। तो ये ना हो कि अब जो गवर्नमेंट बनाए वो भी ये कह रही हो कि जी हमें तो पता ही नहीं था इतना बुरा हाल है, तो ये तो नहीं मुमकिन कि हम महंगाई कंट्रोल कर लें। कहेंगे सभी कि हम महंगाई कंट्रोल करने आए हैं, महंगाई नहीं होगी, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। अभी IPP ने जलसे में अलीम खान साहब ने तो ऐलान कर दिया कि 30 रुपये हम देंगे पेट्रोल सस्ता करके, मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर देंगे। ऐलानात तो होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहा जाता है ये तो मुमकिन ही नहीं था, ये तो पिछले बुरा करके चले गए। खाकान साहब जी मेरा ख्याल है खाकान साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। राना साहब इस बारे में जी खाकान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए इसमें सिर्फ एक सॉरी राना साहब, सॉरी एक सेकंड जी, खाकान साहब से हमारा IMF का प्रोग्राम एक नेसेसरी कंडीशन है पाकिस्तान जी, प्लीज कंटिन्यू करें। पॉलिटिकल पार्टीज को खुद काम करना है और उन्होंने खुद ये राह हमवार करनी है कि आगे कैसे चलना है। बाशऊर गुफ्तगू जो है, एटलीस्ट ये एक जो आप कहें कि रिफॉर्म प्रोसेस को अब तकवीयत देगी। अब कोई पाकिस्तान के पास दो मतलब राहें नहीं है कि हम रिफॉर्म ना करें। अब एक जुमला मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने रखता हूँ, IMF is a necessary condition for Pakistan, but it is not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. अब हमें जो असल नैरेटिव है ना सामा, वो ये करना है। नेसेसरी इसलिए कि वो एडजस्टमेंट्स जो करेगी, वो जो रिफॉर्म आपको सतही प्राइसिंग के रिफॉर्म बताए। जी मेरा ख्याल है कॉल में मुसलसल प्रॉब्लम आ रहा है। एहसान साहब आप कुछ फरमा रहे थे सर, प्लीज़। देखिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो रिलीफ हम सियासी तौर पे देना चाहते हैं अपने लोगों को, वो जब हम रिलीफ देते हैं कि जब हम गैस की कीमतें नहीं बढ़ाते, जब हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाते, और वो बढ़ाने वाली होती हैं, वो कर्जे के पैसे पे हम रिलीफ देते हैं, तो वो सूद समेत आपको वापस करना पड़ता है, और वो हुकूमत नहीं वापस करती, वो अवाम वापस करती है। ये जो तर्ज जो चलता आया है दहाइयों से, इसको हमें ख़त्म करना होगा। हमें जो कॉस्ट आप, अगर आपकी इनएफिशिएंसीज है उनको जरूर दूर करें, अगर थेफ्ट है उसको जरूर दूर करें, लेकिन सियासी रिलीफ कर्जे के ऊपर अगर आप देने के नारे बुलंद करेंगे जिस तरह आज IPP करती है,
मैं समझता हूँ आज हमें उसको रद्द करना। जी आपका पॉइंट आ गया सर। कहाँ से कह सकते हैं राणा साहब कता कलाम की माजरत, क्योंकि खाकान साहब की बात पूरी नहीं थी। खाकान साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर, लाइन ड्रॉप हो गई थी। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल जो है टेम्पटेशन उसमें ज़रूर बातें होती हैं, पर फंडामेंटल बात क्या है पाकिस्तान की? एनर्जी सेक्टर एक रिफॉर्म मांगता है जो बियॉन्ड दी IMF आपको करना पड़ेगा। आपको एनर्जी सेक्टर को अपने पास से डाइवेस्ट करना पड़ेगा, आपको एक मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा, टेलीकॉम की तरह एनर्जी मार्केट को चलाना पड़ेगा। नंबर 2, आपको ये तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो FPR है वो 9% टैक्स टू GDP रेशो पे पाकिस्तान को सर्वाइव नहीं करा सकता, सारी उम्र पैसे ही मांगते रहेंगे। तीसरा, आपको ये तय करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट तो ढूंढनी पड़ेगी ना दुनिया में। पाकिस्तान का उसामा इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 14% से नीचे है। जिन मुल्कों ने दुनिया में तरक्की की है, चाहे वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें या ना करें, उनका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो ईस्ट एशियन मिरेकल से शुरू करें, चाइना पे जाएं, इंडिया पे जाएं, बांग्लादेश पे जाएं, 25 से 30% था। वियतनाम का भी 25 से 30% है, आपका वो 14% पे खड़ा है। अब जो लास्ट PDM की गवर्नमेंट गई है, उन्होंने एक SIFC का मैकेनिज्म बनाया है, ये एक तरीका है आगे बढ़ने का। पाकिस्तान का रेगुलेटरी क्लीन अप होने वाला है। ये मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को आज बैठ के काम करना है कि ये रिलीफ को छोड़ दें, असल फंडामेंटल रिफॉर्म करें, नौकरियां बनेंगी, दैट इज द बेस्ट रिलीफ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एनर्जी सेक्टर कंपेटिटिव होगा, मोबाइल की तरह कीमत कम होगी, दैट इज द बेस्ट रिलीफ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए स्पेस क्रिएट होगी, वी रीच द 10 मिलियन वल्नरेबल पीपल विद हायर मनीज, दैट इज द बेस्ट रिलीफ फॉर पाकिस्तान। पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी, दुनिया को चीजें बेचेंगे, एक्सटर्नल संभलेगा। सही है असल काम उसामा जी। अच्छा आमिर ज़ैद साहब, लास्टली ये चीज़ें जिस तरह खाकान अजीज साहब कह रहे हैं या राना एहसान साहब वो कहते हैं बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, लेकिन सर ये हो नहीं पाती हैं। अब जो निगरान सेटअप है इसको एम्पावर किया गया जाते जाते PDM गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने इस तरह की लेजिस्लेशन की कि आप इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं। तो फिर ये पावर कंपनीज़ को अगर प्राइवेटाइज करना है या जो भी, तो ये काम क्यों नहीं कर पाई फिर निगरान हुकूमत? या PIA को हम कब से सुन रहे हैं कि अच्छा जी प्राइवेटाइज करते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकी? फिर वो एक प्रोग्राम में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ज़ाहिर निगरान हुकूमत के पास अगर 3 माह 4 माह 5 माह ये चलें 6 माह भी आप दे लें तो ये वक्त जो है बहुत मुख्तसर होता है इस किस्म के जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने के लिए। कि अगर आपको किसी इदारे को आपको प्राइवेटाइज भी करना है तो उसकी ड्यू डिलीजेंस, पहले स्टार छपेगा, फिर ड्यू डिलीजेंस होगी। फिर दूसरी बात ही कि इस वक्त दुनिया में एपिटाइट है कि पाकिस्तान में लोग आकर इन्वेस्ट करें, और तो ये बहुत सारे सवालात होते। तो हम अगर ये तवक्को करें कि चुटकी बजाते ही जो हैं वो चीज़ें हो जाएँ। लेकिन मेरे कल एक मेरी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने बड़े दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कम से कम केयर टेकर गवर्नमेंट ने हमें एक सबक दिया, और वही सबक ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से जो चीज़ें वो कर सकते थे उन्होंने की, जो कि 16 माह में PDM नहीं कर सकी थी। मसलन स्मगलिंग को कंट्रोल करना, मसलन के अपनी करेंसी मार्केट को स्टेबलाइज करना, ये तमाम काम। ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान के इकनॉमिक फंडामेंटल बदल गए थे, लेकिन क्योंकि मतलब है उसके अंदर जो है हुकूमत ने और फिर हमारी मतलब है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, फ़ौज ने उसका किरदार था, तो आपने देखा कि वहाँ पर एक लोगों को रिलीफ मिला। जब करेंसी मार्केट स्टेबलाइज हुई तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज मिला। ये नहीं हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, एक्सपोर्ट तो भी कम है हमारी, ठीक है ना, रेमिटेंसेज हमारे 20% गिरे हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर। उन तमाम चीज़ों के बावजूद तो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उससे हुआ था। तो ये चैलेंज होगा किसी भी सियासी जमात के लिए। एक बड़ा मसला है कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से जो सियासी जमातें हैं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो मुश्किल फैसले करने से कतराती हैं। और जो काम मतलब है आपने देखा केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, वो गालिबन उस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ना कर सके। फिर ये गैर हकीकत पसंदाना जो है दावे करके इलेक्शन में आते हैं। IPP के आपने सुने, नून लीग के भी मैं उसी पैराए में रखूंगा कि जी महंगाई कम कर देंगे और रुपया डॉलर को सस्ता कर देंगे, जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में बात की पाकिस्तान आकर। तो ये तमाम सवाल ये निशान है कि जी आप ये करेंगे कैसे? आपकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी हैं, बड़ी नेक हैं, बड़ी मासूम सी हैं, लेकिन उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूजी हालात हैं आपके पास, और उसके लिए जिस मेहनत शायका से गुजरना है वो जब तक आप नहीं करेंगे उसामा साहब बड़ा मुश्किल हो गई। तो अब उसके लिए सर जो मेन रिफॉर्म्स हैं, यानी केयर टेकर सेटअप तो चल ही रहा है, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसको मेन रिफॉर्म्स करनी होंगी और आगे फिर बढ़ना होगा। तब तक हालात हमें मुश्किल ही नजर आते रहेंगे। नजीब खाकान साहब, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।